गबन भाग 45। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुला। वह स्वप्न देख रहा था। दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस ही न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर वह उठ बैठा। देखा तो दरोगा इंस्पेक्टर कमरे में खड़े और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब। कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधार से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला ही ना हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए एक इंतजाम कर दिया गया है। उधर हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं। हलफ से कहता हूँ, भी डिप्टी बहुत खुश है। वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। वह तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा है ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और ना मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बनाया खेल में बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट में फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं बड़ा पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। और हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान ना समझिएगा। खुदा दो जग में ले जाए पर जेल की सजा न दे। मार धाड़ गाली गुतरी वह तो वहाँ की मामूली सजा है। चक्की में जो दिया तो मानव ही मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दो जग। दरोगा, हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजे में ले जाएं पर जेल की सजा न दे। मार धाड़ गाल गुतरी वह तो वहाँ की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बेहतर है जेल। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं। उनसे इनकी रिकॉर्ड दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर राजी नहीं हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकाल कर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ है। अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप काम का हमें मजबूत ना करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उसका ठीक से भी मुलाकात ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभवतः वह अपने कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर देता। 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह ना कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि उसे दोबारा निकल जाने पर कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंखें मारी मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहे। मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहें तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक जाएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। वह हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो
यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ कहा, सैर करने तो जा सकूंगा। इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। और जब तक इसका इत्मीनान ना हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। बाद दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्यथा की दाद देनी पड़ी चाहिए हो। उसने संघर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। गबन भाग 46। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे में हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले किसी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना रमानाथ? बेशक। जोहरा, माफ़ कीजिएगा, आप इरादों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना हराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। यह हमारी भूल है कि हम तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मज़े में आए और खुदा न चाहत 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी ना लें। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम ना हो रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमोद दरफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जालपा किसी सुंदरी ना सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। कहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। सबूत दूं? रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना जोहरा। अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमा ने निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर वह लौटा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। वह कामिनी की चित्सिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन का भी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण पुरुषों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल बेग से जोहरा की ओर खिंचा। उसको व्रत धारिणी वैश्यों के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है, ना कोई जन्म से निर्दोष है, ना कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रो जाती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती है। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे
अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्लियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। भाग 47। रमा ज्यों-ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निश्चिंत होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवीदीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर भींच लिया कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में जब वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना न चाहता था। देवीदीन को देखकर उसका मस्तक काफी अब लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। ना वह कांति थी, ना वह लावण्य, ना वह चंचलता, ना वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी। अवश्य देवीदीन ने उसे निकाल दिया होगा और टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवीदीन इतना बेमुरब्बत नहीं है। जालपा ने खुद अब उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। माननी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन बस बासना दुखनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सब के सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दें। ओ, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती मुस्कुराती लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी वहाँ उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूँगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खिंच जाने में से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा का जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रंजना हुआ था। जोहरा कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी। रमाना था थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक ना सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह धर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। वाह, यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सुनाऊँ। बात तुम भी मुझे रास्ते पर लाने की ही के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज़्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने बास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है? अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा वैश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से
साविका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हों पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों ना हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था। फिर जालपा किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम से के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली, है तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे कोई और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाज़त है? दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए, जोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज ना होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने जोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कर कहा, जी हाँ मैंने पट्टा लिखा लिया है दारोगा। तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। यह कहते हुए उन्होंने जोहरा का हाथ पकड़ कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाएं। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं? शैतान का बच्चा, जोहरा बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आप में ना था, ना जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो वह कल से मुझे ना आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैंने संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज ही नहीं है जब तक मैं मर न जाऊँ। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुँह से न निकालो प्यारे।